जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और मैं आपके सामने एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूं। आज हमारी 28 नंबर की क्लास है। ये 28 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम हुआ है ना। और पेपर कैसा आया था आप लोगों ने देखा ही है। इसमें किसी की गलती नहीं है, ना तो किसी स्टूडेंट की ना किसी टीचर की, है ना। पेपर जब ऐसा देगा तो कोई क्या ही कर सकता है, ठीक है। और हम लोग रणनीति करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो पिछले साल के पेपर के हिसाब से करते हैं। उसको देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है, उस हिसाब से पढ़ते हैं। जब पिछले साल के हिसाब से पेपर ही नहीं दिया तो किसी की क्या गलती, ना किसी स्टूडेंट की गलती है इसमें कि उसने पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई की है, ठीक है, पढ़ाई अच्छे से की है आप लोगों ने, भरोसा रखिए। और एक पेपर अगर ऐसा होता है या उसको देख के डीमोटिवेट मत होइए, खड़े होइए, हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, फिर से अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए। कोई एक लक्ष्य बनाइए और अच्छे से वो पुरानी चीज़ें भूल के लग जाइए। बाकी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाया है कल एक वीडियो बनाया था, मतलब थोड़ी ऐसी लगभग 15-20 मिनट का वीडियो होगा। उसमें मैंने आपको दिखाया है ना। मैंने दिखाया कि हमारी ये 25-30 क्लासों से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको बताते हैं कि कम से कम 30 क्वेश्चन इन्हीं 25 क्लासों से 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन 22 नंबर की क्लास से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 27 नंबर क्लास से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी हर क्लास से एक क्वेश्चन लगभग पूछा ही गया है। तो इतने कम वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन आपको मिले हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, वो वाला वीडियो हमने विद प्रूफ बताया, स्क्रीनशॉट के तहत बताया है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट क्वेश्चन में आए हुए पेपर का लगा के, और यहाँ पे हमने जो पढ़ाया है सेम टू सेम, ऑप्शन भी सेम मिले हैं बहुत सारे प्रश्नों के। लगभग 28-30 क्वेश्चन हमने वहाँ पे आपको दिखाए हैं कि ये हमारे पढ़ाए हुए आए हैं। और जिसने भी हमारी क्लास ली हैं सारी और नोट्स बनाए हैं वो खुद कहेंगे, उन्हें खुद पता होगा कि हाँ कि आपकी क्लास से आए हैं। बाकी आपको बता दें, बहुत बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले, उनके पास बताने को 4 क्वेश्चन नहीं है कि वो बता सकें कि ये हमारी क्लास से पूछे गए 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन अच्छे होते हैं, हमने आपको बताया ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रिपीट पूछे जाते हैं। अगर पेपर पिछली बार की तरह होता तो हम आपको फिर भी कह रहे हैं कि कम से कम 50 से 60% प्रश्न हमारे क्लास से मिलते। जीएस के टोटल जीएस के 50 से 60% प्रश्न आपको मेरी क्लास से मिलते। और आगे भी जो हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई या यूपी दरोगा की, आपको हम दावे के साथ कहते हैं बहुत सारे प्रश्न, कम से कम जीएस का 50% पार्ट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। आप बस निरंतर लगे रहिए, तैयारी करिए मेरे साथ। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। पहला प्रश्न कह रहा है, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो बेटा भारत का पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है। और कौन सी थीम वाला? वैदिक थीम वाला पार्क। अभी हाल ही में इसकी स्थापना कहाँ की गई बेटा? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई। किस शहर में की गई? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और इसका नाम महत्वपूर्ण है, नाम ध्यान रखिएगा। इसका नाम है वेद वन, है ना। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है वेद वन पार्क। इसका नाम क्या है? ये नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम है वेद वन पार्क। और ये नोएडा में अभी इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है बेटा? आसियान का सदस्य, आसियान की बात करें तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मतलब ये एशिया महाद्वीप के जो दक्षिण और पूर्वी, यानी कि कौन से देश? दक्षिण और पूर्वी, ध्यान देना बेटा, समझना। दक्षिण और पूर्वी जो देश है उनका एक संगठन है। क्या नाम है इसका? आसियान। और इसकी स्थापना पूछते हैं, स्थापना हुई थी इसकी बेटा 1976 में।
67 में, सॉरी 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको ध्यान रखना, इसकी डेट 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कौन सा सदस्य नहीं है बताना है। तो इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के सदस्य होंगे, जैसे आपका इंडोनेशिया है ना, वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, थाईलैंड है, ये सारे, फिलीपींस है, ये सब देश हैं। लेकिन कौन नहीं है? नहीं है बेटा चीन, क्योंकि चीन इनसे थोड़ा ऊपर इधर आ जाता है ना, चीन की स्थिति इधर आ जाती है, थोड़ी मध्य एशिया कह सकते हैं लगभग। तो चीन इसका सदस्य नहीं है, इसको ध्यान रखना। बाकी देश इसके सदस्य हैं, इसकी डेट ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें सदस्य देश पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? तो ध्यान रखना, वर्तमान में इसमें कितने देश हैं बता। इसमें देश हैं बेटा 10। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के किन शहरों को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, भारत के कुछ शहर हैं जो मिलते जुलते नाम है। एक तो ये पूर्व का एथेंस, एक बेटा नाम है पूर्व का वेनिस, है ना, पूर्व का वेनिस। पूछते हैं भारत के किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? पूछते हैं भारत के किस शहर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है ना। इसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वेनिस, पेरिस, एथेंस सब वो भी पूर्व के, भारत के राज्य, भारत के शहर। अब आपको हम बताते हैं, यहाँ से कंफ्यूजन आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। एक बार आप नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ जाएंगे। बात अगर पूर्व की एथेंस की हो बेटा, तो एथेंस कहा जाता है मदुरै को। किसको कहा जाता है? मदुरै को। और मदुरै के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, मदुरै को हम क्या कहते हैं? इसको त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। त्योहारों, है ना, त्योहारों का शहर, त्योहारों का शहर, इसको ध्यान रखना बेटा, ठीक है। त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। लेकिन पूर्व का वेनिस कहा जाता है बेटा कोच्चि को। किसको कहा जाता है? पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोच्चि को। कोच्चि के लिए एक चीज और याद रखना है, इसका एक और उपनाम है जिसको कहते हैं हम क्या? अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी, है ना, अरब सागर की रानी कहा जाता है। मैसूर, मैसूर को क्या कहते हैं बेटा? मैसूर को कहते हैं कर्नाटक का रत्न, का रत्न। और बात अगर पूर्व की पेरिस की है तो देखो, पूर्व का पेरिस किसको कहा जाता है? जयपुर को। मतलब पूर्व का एथेंस मदुरै, पूर्व का वेनिस कोच्चि और पूर्व का पेरिस जयपुर। ध्यान रखिएगा, बाकी इनके भी उपनाम ध्यान रखिएगा। ये परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, आपको नोट करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक तरफ विटामिन दिए हैं, दूसरी तरफ उनके रासायनिक नाम दिए हैं, बताना है। आसान प्रश्न है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है बेटा? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, है ना। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड हो जाएगा और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा हमारा? फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, सी बी ए डी, सी बी ए डी, सी बी ए डी, ऑप्शन ए। सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न करंट का है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके लिए एक एक प्रश्न आपके लिए छांट के लाए, बहुत अच्छे प्रश्न है, भरोसा रखिए। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है एग्जाम को लेके। हम आपको बता रहे हैं, आपने अगर वो वीडियो स्क्रीनशॉट वाला नहीं देखा, 28 क्वेश्चन मात्र 25 क्लास से, 25-30 क्लास से 28 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी चीज़ है। एक ही क्लास से 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं पैट का, जबकि पेपर इस तरीके का। तब आप देखना, आप जो भी हमारे साथ जुड़ के 4-6 महीने अच्छे से तैयारी कर लेगा, उसकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी जीएस पे और अच्छा पेपर करके आएगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया की पहली, ये भी महत्वपूर्ण है, दक्षिण एशिया की पहली सड़क परियोजना, सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। विश्व बैंक ने अभी हाल ही में 358 मिलियन, है ना, मिलियन डॉलर ध्यान रखना, डॉलर का वित्त पोषण दिया है इसके लिए, इस परियोजना के लिए। और ये दक्षिण एशिया की पहली परियोजना है
समझ रहे हैं, दक्षिण एशिया की विश्व बैंक द्वारा पहली परियोजना है और ये परियोजना अभी हाल ही में शुरू की है बांग्लादेश में। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। आतिशबाजी में हरे रंग हरा प्रकाश के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, ये अच्छा प्रश्न है। देखिए आतिशबाजी मतलब आपने देखा होगा शादी ब्याह में वो गोले चलाए जाते हैं, आपने देखा हो रंगीन कई कलर की उसमें रोशनी होती है। फटाके जब फूटते हैं तो कभी हरे, कभी नीले, कभी लाल, कभी पीले, ऐसे ही कई तरह के कलर देते हैं। उनके लिए जिम्मेदार होता है एक धातु होती है जो अलग अलग, कई धातुएं होती हैं जो अलग अलग तरीके के रंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे यहाँ पूछा गया है बेटा हरे रंग के लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो देखो बेटा पूछा जाता है हरा रंग पूछा जाता है, पीला रंग पूछा जाता है कि पीला रंग के लिए कौन सी धातु जिम्मेदार है, लाल रंग के लिए कौन सी धातु जिम्मेदार है ना, नीले रंग के लिए कौन सी धातु जिम्मेदार है, और एक पूछा जाता है नारंगी। अब देखो एक जगह जब हम सारे रंग लिख लेंगे है ना, अगर केवल हरा लिखते तो बाकी में कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे हरी की जगह कुछ और पूछ लेते, पीला पूछ लेते, लाल पूछ लेते, नीला पूछ लेते, लेकिन हम एक जगह सब लिख लेंगे। अब हमसे कोई भी कुछ भी पूछ ले, कोई भी कलर, हम सब बता देंगे। कैसे, देखिए हरे रंग के लिए जिम्मेदार है बेटा कौन सी धातु, वेरियम, है ना, बेरियम या वोरियम इसको कहते हैं, और ये हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। बाकी सोडियम ये पीले रंग के लिए जिम्मेदार है। सोडियम किसके लिए जिम्मेदार है, पीले रंग के। सोडियम धातु से पीला रंग दिखता है फटाकों में, आतिशबाजी में। और ये लाल रंग किसके लिए जिम्मेदार है, लाल रंग के लिए जिम्मेदार धातु कौन सी है, इंट्रांसियम लाल रंग के लिए। कॉपर है ये नीले रंग के लिए जिम्मेदार। और बेटा नारंगी की बात करें, नारंगी रंग निकलता है कैल्शियम से, कैल्शियम है ना, कैल्शियम धातु के लिए जिम्मेदार है। चलिए आगे देखते हैं। लोक अदालत किसके अधीन बनाई जाती है, बताइए। कानूनी सुलह अधिनियम के द्वारा, या विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा, या फिर न्याय अधिनियम का प्रशासन, या पंचाट या सुलभ अधिनियम। मतलब लोक अदालत किसके तहत बनाई जाती है बेटा। लोक अदालत होती क्या है, लोक अदालत में ऐसे मुकदमे सुने जाते हैं जो आपसी बातचीत करके जिनका समझौता किया जा सकता है। ऐसे मुकदमे लोक अदालत में नहीं सुने जाते हैं जो आपसी बातचीत करके समझौता करने योग्य हों, जैसे हत्या, है ना। तो उनको छोड़ के जो छोटे मोटे अपने मुद्दे होते हैं, फसाद होते हैं, वो लोक अदालत में सुने जाते हैं। लोक अदालत को ही हम क्या कहते हैं बेटा, इंग्लिश में कहते हैं पीपल्स कोर्ट, है ना, इन्हीं को कहा जाता है। और ये बनाई जाती हैं बेटा विधिक सेवा प्राधिकरण। इसके तहत एक अधिनियम आया था बेटा, अधिनियम क्या था, जो अधिनियम आया था वो था 1987 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई या बनाई गई। और ये वैधानिक संस्था है, ना कि संवैधानिक। विधि द्वारा बनाया गया, तो ये कैसी संस्था हुई बेटा, वैधानिक संस्था। अगला प्रश्न, जय हिंद का नारा था, जय हिंद किसका नारा था बताइए। जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, या बाल गंगाधर तिलक का। तो जय हिंद नारा बेटा, जय हिंद नारा क्या था, ये नारा था सुभाष चंद्र बोस का। थोड़ा जय हिंद के बारे में समझ लीजिए। जय हिंद जो एक शब्द है ना, जो जय हिंद शब्द है, ये क्या था कि जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, उसके जो मेंबर्स थे या उनके जो लोग थे, आपस में नमस्कार करने का ये ढंग था। मतलब एक तरीका था नमस्कार करने का। जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं नमस्कार करते हैं, ऐसे आज़ाद हिंद फौज के जो भी कार्यकर्ता या जो भी संगठन में जो भी व्यक्ति हैं, वो आपस में एक दूसरे को जब मिलते थे तो जय हिंद बोला करते थे। तो ये एक तरह से नमस्कार करने का ढंग था, ठीक है। बाद में ये पूरे देश का नारा बन गया, ठीक है। ये अब इसके बारे में आप याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे आप। भारतीय संविधान के समय
भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था बताइए। भारतीय स्वतंत्रता के समय कौन था अध्यक्ष? तो उस समय अध्यक्ष थे बेटा जेबी कृपलानी, और जेबी कृपलानी ये बने थे नवंबर 1946 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और ये नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। और हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947, यानी कि इस टाइम पीरियड के बीच में। तब कौन था? जेबी कृपलानी थे। इसको पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। आगे देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, इसमें भी कई फैक्ट बनते हैं, है ना। आसान लग रहा होगा देखने में, पर देखो हम आपको थोड़ा अलग तरीके से बताते हैं। इसमें पूछा गया है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। कहाँ से आरंभ किया था बताइए? कहाँ से किया था? डांडी से, सेवाग्राम से, साबरमती से या वर्धा से? ये इनमें कंफ्यूज अक्सर हो जाते हैं लड़के। हुआ क्या था देखो, आप आज समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले साबरमती आश्रम से 12 मार्च को महात्मा गांधी ने यात्रा शुरू की डांडी के लिए, है ना। डांडी के लिए यात्रा शुरू की 1930 में। यहाँ पे क्या किया बेटा समझना, यात्रा शुरू की, ठीक है। इसके बाद 6 अप्रैल, कितना? 6 अप्रैल, ध्यान देना, 6 अप्रैल 1930 में ये कहाँ पहुँचे? डांडी पहुँचे, है ना। डांडी पहुँचे, समझना। डांडी पहुँचकर इन्होंने क्या किया? नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ा, समझ रहे। इसके बाद ये नमक कानून तोड़ने के बाद क्या किया इन्होंने? इसके बाद किया क्या इन्होंने? इसके बाद यहाँ से ही इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, नमक कानून तोड़ने के बाद। ध्यान रखना, यात्रा शुरू की थी साबरमती से, फिर दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो सही जवाब क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? तो आंसर हमारा डांडी होगा, ना कि साबरमती। साबरमती से यात्रा शुरू की थी, ना कि आंदोलन। आंदोलन बाद में चलाया था इन्होंने, यात्रा कंप्लीट करने के बाद। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? बेटा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के या किस एक्ट के द्वारा हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी बेटा रेगुलेटिंग अधिनियम 1973 के द्वारा। और ये कहाँ पहले बनाया गया था सर्वोच्च न्यायालय? कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी, फिर बाद में ये दिल्ली में आ गया था, ठीक है। आगे देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? समझना। अब यहाँ पे क्या है, ये क्यों रखा हमने प्रश्न, इसके लिए भी इसका भी कुछ लॉजिक है, समझाते हैं हम आपको। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यहाँ प्रश्न पूछा गया है। इकबाल, महात्मा गांधी, भगत सिंह या AC बोस, ठीक है। तो एक इंकलाब जिंदाबाद का नारा बेटा ये लिखा था हसरत मोहानी। ध्यान रखना, एक प्रश्न में करा चुके हैं हम इसमें कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था? हसरत मोहानी ने लिखा था बेटा, लिखा था, समझ रहे हैं। लेकिन हसरत मोहानी ऑप्शन में नहीं है। फिर हुआ क्या? फिर 1929 में इसको भगत सिंह ने क्या किया? लोकप्रिय बनाया। ऐसे पूछा जाता है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आंसर होगा क्या हमारा? भगत सिंह। और पिछले एक प्रश्न में हमने आपको कराया है यही प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा? तो आंसर क्या होगा? मौलाना हसरत मोहानी। इन दोनों को ध्यान रखिएगा, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं गलत कराने के लिए। भगवान महावीर का जन्म बताना है वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? जो भगवान महावीर थे इनका जन्म कहाँ हुआ था बताइए? इनका जन्म बेटा हुआ था कुंडग्राम में, है ना। कुंडग्राम, ध्यान देना ये कुंडग्राम है।
और जम्मू कश्मीर में जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो है कुंडल वन, ये है कुंडग्राम। वर्तमान में कुंडग्राम कहाँ है बेटा? ये है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। एक प्रश्न और पूछा जाता है, इनके बचपन का नाम बताइए। बचपन का नाम, बचपन का नाम इनका भी पूछा जाता है। बचपन का नाम गौतम बुद्ध का भी पूछा जाता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम तो अक्सर सबको पता होता है। इनके बचपन का नाम बताइए आप, कहाँ है? कमेंट में बताइए क्या नाम है इनके बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम है बेटा वर्धमान। क्या है? इनके बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। और ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो आर्यभट्ट और कालिदास ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, नवरत्न रहा करते थे। उन्हीं नवरत्न में से ये दोनों लोग भी थे, ये पूछा जाता है। और एक बात और याद रखना, ये नवरत्न अकबर के दरबार में भी रहते थे। अकबर, हमने आपको बताया है अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। ठीक है। और शिवाजी के समय, मराठा सम्राट शिवाजी के समय में जो दरबार में विद्वान रहते थे उनको कहा जाता बेटा अष्टप्रधान, है ना। और ऐसे ही एक विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेव राय, उनके दरबार में जो विद्वान कवि रहते थे उनको कहा जाता था बेटा अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय, अष्टप्रधान शिवाजी, नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय और नवरत्न अकबर, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे भवन दिए हैं और निर्माणकर्ता दिए हैं, बताना है आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आपको पता होगा सुल्तानगढ़ी ये किसने बनवाई थी? लाल महल, जमानत खाना मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। आपको पता होगा सबसे आसान इसमें दिख रहा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। डी का दूसरा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन खत्म। ये इस तरीके से लगाना चाहिए ऐसे प्रश्न, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बाकी तरीका यही है, अगर आपको जो सबसे आसान है वो सबसे पहले मिलाइए। कभी कभी होता क्या है कि एक ही प्रश्न से एक ही चीज़ जो तुम्हें आ रही है चार में से एक ही कुछ फैक्ट अगर पता है तो आंसर आ जाता है। ये दोनों खत्म हो गए, इनमें से देखते हैं। अब देखिए, अब इसमें से दूसरा आपको पता होगा लाल महल ये बनवाया था बलबन ने। लाल महल किसने बनवाया था बेटा? बलबन ने बनवाया था। बी का चौथा, डी का दूसरा, बी का चौथा। देखिए आंसर मिल गया आपको, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी। बी का चौथा, डी का दूसरा। आगे भी मिला लीजिए, ए का हो जाएगा तीसरा, यानी कि सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने बनवाई थी और जमानत खाना मस्जिद ये बनाई थी किसने? खिज्र खान ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। छत पर, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। छत पर वर्षा का जल संचय करने वाला भारतीय पहला राज्य कौन सा है बताइए? भारत का पहला राज्य है, बहुत महत्वपूर्ण है, वर्षा का जल संचित करने वाला छत पे। इसमें क्या है कि ये राज्य है बेटा तमिलनाडु। इसका आंसर क्या है सही? तमिलनाडु। अब समझते हैं इसमें तमिलनाडु में क्या है कि यहाँ पे हर घर में अनिवार्य तौर से निश्चित ही सबको अपनी छत पर क्या लगाना पड़ता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। मतलब क्या? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। मतलब क्या है इसका मतलब है जो रेन वाटर को मतलब कलेक्ट करता है। मतलब ये ऐसा सिस्टम है, ये छत पे लगाया जाता है कि ये क्या करता है? वर्षा के जल को कलेक्ट करके एक पाइप के तहत एक टैंक में इकट्ठा करता है ना, हार्वेस्टर। और ये हर घर की छत पे लगा होना अनिवार्य है तमिलनाडु में। इसके कई रीजन हैं। एक तो रीजन ये है कि तमिलनाडु एक पठारी इलाका है
है ना, वहाँ पे क्या है कि पानी की बड़ी किल्लत होती है। वहाँ पे हमारे यहाँ की तरह आसानी से नलकूप तो नहीं लगाए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पठारी इलाका है, उसको एक नलकूप लगाने का बहुत खर्चा होता है और बड़ी मुश्किल से वो सक्सेस होता है। नलकूप लगाना बहुत दिक्कत वाली चीज़ है वहाँ पे। एक दूसरी चीज़ ये है कि तमिलनाडु में हमने आपको बताया है कि अक्टूबर नवंबर शीतकाल में वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व का मानसून। ये क्वेश्चन पैट में पूछा गया है और हमने कराया है, आपको दिखाए भी हैं आपको। तो उसमें सिर्फ 1-1.5 महीने, मतलब बहुत कम समय के लिए वर्षा होती है और बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है। और जो वर्षा का जल है समुद्र में चला जाता है, वो यूज का नहीं रहता, बाकी साल भर बड़ा सूखे जैसी स्थिति रहती है। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो फ़ायदा मिलता है कि जो वर्षा का जल है वो डेली यूज में आ जाता है इंसान के, और दूसरी चीज़ ये है कि कम समय में ज़्यादा वर्षा होने से वहाँ पे बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। तो जब हम इस जल को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो काफ़ी जल ऐसा होता है कि जो सड़कों पे और नदियों में नहीं जाता है, जिस वजह से बाढ़ के हालात को भी काबू किया जाता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ लगाया जाता है और ये निश्चित है, अनिवार्य है तमिलनाडु में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी घाट की तुलना में घने जंगल से ढकी हैं, क्यों? पश्चिमी घाट की ढलानें क्यों घने जंगल से ढकी हैं, देखिए समझिए इसका रीजन क्या है। पश्चिमी घाट अपना भारत का जो ये पठार है कुछ इस तरीके से बना है, कुछ इस तरीके से है। मतलब अगर हम पूर्व की तरफ से देखें तो ये खड़ी ढाल नहीं है, लेकिन पश्चिमी घाट, जैसे ये पश्चिमी घाट है ना, और ये पूर्वी घाट है। ये क्या है? ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। ध्यान देना, इसमें क्या है कि इधर से अगर हम देखेंगे इस तरफ से तो ये खड़ी ढलान दिख रही है, लेकिन पश्चिम की तरफ से खड़ी ढलान है, पूर्व की तरफ से उतनी खड़ी ढलान नहीं है। और इसका ढाल भी देखो आप, पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकल के बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं। ये लॉजिक वाली चीज़ें हैं, आपको समझाएंगे। अभी आप इतना समझिए कि होता क्या है कि पश्चिमी घाट पे वर्षा क्यों होती है, क्योंकि अरब सागर का जो मानसून आता है, अरब सागर से इस दिशा में आता है, ऐसे करके मानसून आता है, ठीक है। तो ये जो खड़ी ढलान है ना, इससे टकरा के अधिकतर बारिश कहाँ, यहीं पे कर देता है, ठीक है, यहीं पे कर देता है। और जो बचा कुचा है इसके ऊपर से ऐसे निकल जाता है ना, ऐसे निकल जाता है यहाँ से। लेकिन आप ध्यान देना, ये जो क्षेत्र है ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये इस पे बारिश नहीं हो पाती। ये जो पूर्वी ढलान है इस पे बारिश नहीं हो पाती। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश या वृष्टि छाया देश या क्षेत्र, है ना, वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। आपने देखा होगा एक फोटो अक्सर छपती है सूखे की स्थिति दिखाने के लिए, एक बूढ़ा किसान बैठा होता है जमीन पर, है ना, और जमीन में दरारें दिखाई देती हैं, बहुत ज़्यादा एकदम सूखी जमीन दिखाई देती है, बूढ़ा अपना माथा टेके बैठा होता है वहाँ पे। ऐसा वो क्षेत्र कहाँ से फोटो ली जाती है? वो अक्सर विदर्भ, महाराष्ट्र का क्षेत्र है विदर्भ, वहाँ पे वो वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। होता क्या, आसपास जो काफ़ी ज़्यादा मतलब जलवायु, बारिश नहीं होती, आसपास का मौसम शुष्क हो जाता है और यहाँ की ज़मीन हो जाती है कठोर। और वहाँ की मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी की विशेषता है कि ये सूखने के बाद दरारें देती है। आप खेत में जब पानी लगाते हैं गेहूँ के खेत में, और अगर किसी खेत की काली मिट्टी है, काली मिट्टी में आप देखना 10-15 दिन बाद ही खेत दरारें देने लगता है, क्योंकि काली मिट्टी की विशेषता है वहाँ नीचे नमी भी होगी, फिर भी अगर ऊपर की परत अगर सूख गई तो वो दरारें दे जाएगी। तो ये विदर्भ क्षेत्र की फोटो होती है, और विदर्भ क्षेत्र कहाँ आता है? वृष्टि छाया प्रदेश में, ठीक है। और पश्चिमी घाट पे बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण यहाँ बहुत घने घने वन भी हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी पाई जाती है, भारत का हॉट स्पॉट क्षेत्र भी है ये, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा होती है। सही जवाब क्या होगा? पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा होती है।
इसका ये जो सही जवाब है। पूर्वी ढाल पे कम वर्षा होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाला गेटवे के रूप में जाना जाता है? जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाला गेटवे कौन सा है बेटा? ये है बेटा बनिहाल दर्रा। कौन सा है? बनिहाल दर्रा। ये बनिहाल दर्रा कहाँ है? पीर पंजाल श्रेणी में। पीर पंजाल श्रेणी है ना, पीर पंजाल श्रेणी। और इसी दर्रे में क्या है बेटा? जवाहर सुरंग। ये पूछा जाता है जवाहर सुरंग, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 2023 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक, तो बेटा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कजाकिस्तान, कनाडा, इजराइल या ऑस्ट्रेलिया? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है बेटा कजाकिस्तान, इसके बाद है कनाडा और इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कजाकिस्तान। आगे चलते हैं। मिलान करना है। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन टाइप नहीं हो पाया है ना, चलो कोई बात नहीं, हम मिला लेते हैं। यहाँ पे राजधानी दी है, वहाँ पे मतलब देश दिए हैं, यहाँ पे राजधानी। तो ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है बेटा? माउंट आबू। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ABCD। ए का क्या है? 4, बी का है 2, सी चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो, सी का है 3, डी मोरक्को। मोरक्को की राजधानी क्या है? मोरक्को की राजधानी है रबात। यानी कि सी का है पहला और डी का है तीसरा। ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो बेटा भारत का स्थान है इसमें 126वां। और प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम पर है आइसलैंड। और आइसलैंड बेटा वर्ष 2008 से लगभग 15 वर्षों से प्रथम स्थान पर है, 15 वर्ष से, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती? भूटान जो देश है ना, इससे कुल 4 राज्यों की सीमा लगती है। 4 राज्य कौन कौन से हैं वो 4 राज्य? पहला तो है बेटा, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए, पहले है सिक्किम। सिक्किम है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के अलावा असम है, असम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये 4 राज्यों से लगती है। कौन से नहीं लगती? सिक्किम से लगती है, मेघालय से नहीं लगती। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? विदेशिया बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। विदेशिया बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड या उड़ीसा? विदेशिया ये लोक नृत्य बेटा है बिहार का। इसके जनक बहुत पूछे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। इसके जनक हैं बेटा भिकारी ठाकुर। भिकारी ठाकुर, ये कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है? गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या गोल्डन पॉम्स पुरस्कार? तो इसका सही जवाब है गोल्डन पांडा पुरस्कार। और इस पुरस्कार की शुरुआत या स्थापना बेटा 1961 में हुई थी। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? WWF के द्वारा। WWF की फुल फॉर्म आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और पर्यावरण का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट आपके क्लियर होंगे। पूछ रहा है किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? आपको पता होगा राजस्थान के बहुत सारे शहर हैं जिनके उपनाम रंगों पर हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है? गोल्डन सिटी। ऐसे ही यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है पिंक सिटी, है ना। पिंक सिटी आपने बहुत सुना होगा, है ना। और ब्लू सिटी, है ना, ब्लू सिटी। और एक और है शहर जिसको कहते हैं सफ़ेद शहर, है ना। एक कौन सा है? सफ़ेद
शहर, ये राजस्थान के ही शहर हैं जो रंगों पर इनका नाम दिया है। गोल्डन सिटी, पिंक सिटी, ब्लू सिटी और सफ़ेद शहर, ये सब राजस्थान के शहर हैं। जैसे गोल्डन सिटी किसको कहते हैं बेटा? गोल्डन सिटी कहते हैं जैसलमेर को। किसको कहते हैं? जैसलमेर को। क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न पता है आपको? इसको गोल्डन सिटी क्यों कहा जाता है? आपको हो सकता है कि पिंक सिटी का रीज़न पता हो, लेकिन गोल्डन सिटी का रीज़न है, गोल्डन सिटी इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के जो किले हैं ना, जैसलमेर के किला है और मंदिर हैं, इनमें बलुआ पत्थर मतलब पीले कलर के पत्थर का यूज ज़्यादा हुआ है। पीला रंग मतलब गोल्ड के रंग के, है ना, इसलिए इसको गोल्डन सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी कहा जाता है बेटा जयपुर को, है ना, जयपुर को। जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के अधिकतर घरों का कलर कैसा है? पिंक है ना। ब्लू सिटी किसको कहा जाता है बताइए? ब्लू सिटी किसको कहा जाता है? ब्लू सिटी कहा जाता है बेटा जोधपुर को। जोधपुर, है ना, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, इसको कहा जाता है ब्लू सिटी। इसका भी सेम रीजन है, यहाँ पे अधिकतर घरों का रंग कैसा है? ब्लू कलर का है। और सफ़ेद शहर ये कहा जाता है बेटा उदयपुर को। उदयपुर को इसको क्यों कहते हैं बेटा? क्या इसके भी शहरों का रंग सफ़ेद है? नहीं, तो इसमें इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बहुत सारी झीलें हैं उदयपुर में। और दूसरी बात, यहाँ पे मंदिरों में और यहाँ के किलों में सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का अधिकतर यूज हुआ है, सफ़ेद पत्थर का यूज हुआ है, इसलिए सफ़ेद शहर कहा जाता है, झीलों की वजह से और सफ़ेद पत्थर के यूज की वजह से। बताइए सोल्डर किन धातुओं की मिश्र धातु है? बताओ सोल्डर किसकी धातु है बेटा? मिश्र धातु। जिंक सीसा, जस्ता तावा, टिन जस्ता या टिन सीसा। सोल्डर है बेटा टिन और सीसा। सोल्डर किसकी है? टिन और सीसा की। बाकी जस्ता और तावा इससे मिलकर बनती है क्या? पीतल। इससे मिलकर बनती है पीतल। आगे चलते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके तहत हुआ? संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा या सरकार संकल्प द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। बेटा क्षेत्रीय परिषद भारत में वर्तमान में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 6 है, लेकिन सबसे पहले क्षेत्रीय परिषद 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना हुई थी सन 1956 में, और अधिनियम था ये 1956 का। 1956 में 5 की स्थापना हुई। पहले कितने की हुई? पहले 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना हुई। इसको ध्यान रखना, समझना थोड़ा। क्या था? इस तरीके से पहले 5 क्षेत्रीय परिषद थी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, और एक मध्य में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। इन 5 की स्थापना हुई थी सबसे पहले। फिर बाद में क्या किया गया? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक और क्षेत्रीय परिषद बनाई गई, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, है ना। और ये बनाई गई थी बेटा 1971 में। कब बनाई गई थी? 1971 में। ये 6वीं थी, ठीक है, ये 6वीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1971 में। तो वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं ये बहुत पूछा जाता है, तो 6। 6वीं केंद्रीय परिषद, 6वीं क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। बाकी 5 की इकट्ठा हुई थी 1956 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना। अगला प्रश्न है 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? यंग इंडिया, नवजीवन, हिंद स्वराज और इंडियन ओपिनियन। ये सारे महात्मा गांधी के ही पत्र हैं। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने स्थापना की थी। इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था समाचार पत्र, ये था इंडियन ओपिनियन। और इसका एक महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है कि ये कितनी भाषाओं में प्रकाशित हुई थी। तो अगर भाषा पूछे बेटा तो भाषा बताना है, ये 4 भाषा में प्रकाशित हुई थी। कौन कौन सी 4 भाषाएं थी? तो ध्यान रखना, अंग्रेजी, हिंदी, ये पूछते हैं, गुजराती और एक भाषा थी बेटा तमिल। इन 4 भाषाओं में प्रकाशित हुआ था ये समाचार पत्र। बाकी यंग इंडिया इसकी
इसको 1919 में ये प्रकाशित हुआ था। और इसकी भाषा भी पूछते हैं तो इसकी भाषा बताना है, अंग्रेजी भाषा में ये प्रकाशित हुआ था पत्र। नवजीवन, इसको भी 1919 में प्रकाशित किया गया था। इसकी भाषा कौन थी बेटा? इसकी भाषा थी गुजराती, है ना, गुजराती भाषा में प्रकाशित पत्र था। महात्मा गांधी के पत्रों की भाषा बहुत पूछी जाती है, इसको ध्यान रखिए, डेट से ज़्यादा भाषा महत्वपूर्ण है। हिंद स्वराज हिंद स्वराज इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इनकी एक पुस्तक थी हिंद स्वराज, जो 1909 में जब ये दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड की यात्रा पे थे तब इन्होंने हिंद स्वराज लिखी थी। और इसकी भाषा भी क्या थी बेटा? इसकी भाषा पुस्तक की भी गुजराती थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सूची वाला प्रश्न है। सूची वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है और इससे हमें कई सारे फैक्ट एक क्वेश्चन में क्लियर होते हैं। कम से कम 4 प्रश्न बनते हैं। देखिए, ये अच्छा प्रश्न है। और थोड़ा, हावड़ा षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस या और अलीपुर षड्यंत्र केस। अब हमें बताना है, यहाँ पे इनसे संबंधित क्रांतिकारी दिए गए हैं। बताइए, सबसे आसान देखिए, इसमें सबसे आसान कौन है? आपको दिख रहा होगा लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी भी हुई थी 3 नेताओं को, है ना, 3 क्रांतिकारियों को, हमारे वीर सपूतों को। कौन था उसमें से एक? उसमें से एक का नाम दिया है बेटा यहाँ पे, लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु दिया है। राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, इनको फांसी हुई थी। अब देखिए बी का चौथा, देखिए बी का चौथा मात्र एक ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर आ गया। तो देखो, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर एक, कभी कभी एक से भी आंसर आ जाता है। बाकी देखिए, ए का तीसरा है, हावड़ा षड्यंत्र केस में कौन थे? अजीत चंद्र मुखर्जी थे, है ना। और इसके अलावा दिल्ली षड्यंत्र केस में मास्टरदा थे, ये भी बहुत फेमस है ये घटना। अलीपुर बम कांड में कौन था? अरबिंदो घोष था। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। आगे देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? बेटा बताना है, नहीं है। हफीजा जम्मू कश्मीर का है। राउफ तो फेमस है ही। घूमर नहीं, धूमर है, धूमल। ठीक है, ये भी है। डांडी ये नहीं है। डांडी ये तो बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है बेटा, हिमाचल प्रदेश का है ये कहाँ का है? हिमाचल का। ये है हिमाचल प्रदेश का, तो डांडी नहीं होगा। सही जवाब हमारा डांडी हो जाएगा। डांगी। चलिए, ये थे प्रश्न, अच्छे प्रश्न थे, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया था। एक क्वेश्चन आपके सामने, आप एक समझ लीजिए, एक बात बहुत अच्छे से है, भले हमें एक्सपीरियंस थोड़ा भी कम है, पर जो कंटेंट है वो बहुत लाजवाब है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप हकीकत बता रहे हैं, आप सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट और सबसे सही जगह पे हैं। आप एक एक क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, एक एक क्वेश्चन के नोट बनाना। एक एक क्वेश्चन के नोट्स बनाने के बाद 4-6 महीने इसी तरीके से उसको रिवीजन करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। आप खुद देखेंगे अपने आप को एक अलग ही लेवल पे। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, चलो अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।